अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है विकास सर की इस क्लास में और एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उसको हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, या फिर डिफेंस की एग्जाम की कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम स्टेट एग्जाम की हो कर रहे हो, राजस्थान स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, बिहार स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, यूपी स्टेट एग्जाम की, किसी भी स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, तो करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से ग्रुप वगैरह में हो तो आप शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। एग्जाम कार्ड की तरफ से आपके लिए ये 6 बुक का एक रैपिड सीरीज नाम से बुक लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 6 बुक है। सारे सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है इसमें। जैसे कि ये इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का हो, ये पॉलिटी का हो गया, आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हिस्ट्री का हो गया, साइंस का हो गया, और ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये 6 बुक खरीदे, वैसे ये 6 बुक का कॉम्बो है। आप खरीदेंगे तो आपको ये बेहतर रहेगा। आपको सारे जीके के जितने भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सभी को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको 1 बुक खरीदना हो, 2 खरीदना हो, 4 खरीदना हो, आप खरीद सकते हैं। और अगर खरीदना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट examcard.in पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे बुक्स का जो लिंक वगैरह है, प्राइस वगैरह दिखा दिया जाएगा। साथ ही आप अगर बाई करना चाहते हैं, विकास 10 कोड का यूज करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बुक पे 45% का डिस्काउंट चल रहा है, 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा मेरा कोड लगाने से, तो आपको टोटल 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओनली आपको 45% का पे करना होगा, जो कि अभी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी चॉइस आपको है, चॉइस आपकी है कि आपको बुक बाई करना है नहीं करना है। मेरी तरफ से किसी भी दोस्तों का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहे नहीं लीजिए, ठीक है। तो आज का ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। मैं जरा पेन का कलर चेंज कर दूं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। तब तक आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया? आपसे पूछ रहा है कौन से भारतीय क्रिकेटर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा जो मेंस टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट किया गया है, मेंस का जो टेस्ट टीम है उसका, तो अब उसमें किस भारतीय टीम को शामिल किया है क्रिकेटर को, वो आपसे पूछ रहा। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, या फिर सूर्य कुमार यादव। तो राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है भारत की तरफ से जिसको आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को टीम का कप्तान बनाया गया है, और जबकि ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। आईसीसी की जो मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्ट किया गया, उसमें इंग्लैंड के जो टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक्स, उसको टीम का कप्तान बनाया गया है, और ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है इस टीम में। जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज ही ऐसे 2 भारतीय हैं जिन्हें 2022 की आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया। ऋषभ पंत को आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम में शामिल किया गया। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मेंस टेस्ट टीम में किसको किया गया है, ऋषभ पंत को किया गया है। और ओडीआई की बात करें यानी वनडे की बात करें तो किसको शामिल किया गया है, श्रेयस अय्यर को और मोहम्मद सिराज को। सिर्फ ये 2 प्लेयर हैं जिसको ओडीआई में शामिल किया गया है। अगर बात करें आईसीसी का सीईओ, तो आईसीसी का जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जियोफ अलारडाइस है, और आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष है, ठीक है। आईसीसी के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है, अबू धाबी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने किसे ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है सुमन कुमारी, ऑप्शन सी है अपर्णा अपर्णा उपलूरी, और ऑप्शन डी है सिद्धार्थ शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
टाटा ट्रस्ट ने जनवरी 2023 में सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और अपर्णा उप्पलुडी को मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया है। टाटा सन्स के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा एन श्रीनाथ की जगह लेंगे। इससे पहले अगर बात करें किसको रिप्लेस किया है सिद्धार्थ शर्मा ने, तो एन श्रीनाथ को। एन श्रीनाथ को सिद्धार्थ शर्मा ने रिप्लेस किया है। मतलब क्या है कि एन श्रीनाथ इससे पहले टाटा ट्रस्ट के सीईओ थे। इनको अब ये जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, इसी वजह से इनको किसने रिप्लेस किया है, सिद्धार्थ शर्मा, यानी कि इनके एन श्रीनाथ की जगह पर में सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ ही अपर्णा उप्पलुडी को सीओओ मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अपर्णा उप्पलुडी वर्तमान में फोर्ड फाउंडेशन में भारत, नेपाल और श्रीलंका की कार्यक्रम की निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के कुल कितने डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है। भारत की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री है, टोटल कुल कितने डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2023 के लिए सेलेक्ट किया गया है। 4 डॉक्यूमेंट्री, 2 डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन सी है 1 डॉक्यूमेंट्री या फिर 3 डॉक्यूमेंट्री। तो टोटल 2 डॉक्यूमेंट्री को जो शामिल किया गया है किस चीज के लिए, ऑस्कर 2023 के लिए टोटल 2 डॉक्यूमेंट्री को सेलेक्ट किया गया है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है। ये 2 डॉक्यूमेंट्री है, पहला कौन सा है ऑल दैट ब्रीथ्स और दूसरा कौन सा है द एलिफेंट विस्पर्स। इन दोनों डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2023 के लिए सेलेक्ट किया गया है। भारतीय जलवायु परिवर्तन वृत्त चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म सेगमेंट में नामांकित किया गया है। ऑल दैट ब्रीथ्स को किस में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस में के रूप में सेलेक्ट किया गया है, और द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के की जो कैटेगरी है उसमें इसको सेलेक्ट किया गया है, द एलिफेंट विस्पर्स को। यह कार्तिकी गोंजालेव्स द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर चौथा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ अपना डैशवां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कौन सा, 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या आपको याद है दोस्तों, हमने कौन सा राज्य था जो अपना स्थापना दिवस मनाया था 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया था। और ये कब से स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश का मनाना, 2018 से। उत्तर प्रदेश ने 2018 से अपना स्थापना दिवस मनाने का स्टार्ट किया है 24 जनवरी को। प्रत्येक साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। और कौन सा ईयर से स्टार्ट हुआ, 2018। उस समय अगर बात करें 2018 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे, तो राम नाईक, याद रहेगा। राम नाईक के कार्यकाल से ही ये उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस को मनाने की शुरुआत किया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाना स्टार्ट किया था उस समय उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल या फिर गवर्नर कौन थे, तो राम नाईक, याद रखना। ठीक है, अभी बात करते हैं 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा एडिशन था उसका, 53rd नंबर का एडिशन था, 51st नंबर का एडिशन था, 50 नंबर का एडिशन था या फिर 55th नंबर का एडिशन था, यानी फिर कौन से नंबर का वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53rd नंबर का। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के जो सीएम की बात करें तो सीएम कौन हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का सीएम हो जाएगा। और गवर्नर कौन है यहाँ के, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। ठीक है, देखते हैं कुछ इसके स्टैटिक पार्ट का। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ अपना 53वां स्थापना दिवस को मनाया है। 1971 में 25 जनवरी के दिन हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। 1971 में 25 जनवरी के दिन ही हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 18वां राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर 1956 को पहले तो इसे यूटी के रूप में बनाया गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। लेकिन 1971 में इनको हिमाचल प्रदेश को किसका राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 1970 में संसद में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया। 1970 में जो है दोस्तों संसद में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम को
पारित किया था और 25 जनवरी 1971 को नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। जब हिमाचल प्रदेश को बंटवारा किया गया, नए राज्य या यूटी के रूप में दिया गया, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को किस रूप में दिया गया था? यूटी के रूप में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको दिया गया था। लेकिन 1970 में एक संसद में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया और तब से अब तक इसे राज्य के रूप में ही जाना जाता है, ना कि यूटी के रूप में। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, साथ ही आगे बढ़ने से आप सभी दोस्तों को एक चीज बता दूं, एग्जाम कार्ड की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बुक लॉन्च किया गया है, करंट अफेयर महाअभ्यास के नाम से, जिसमें लास्ट 6 मंथ के सारे करंट अफेयर को कवर किया गया। इसमें 3600 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, यानी कि टॉपिक वाइज स्पोर्ट्स का अलग, इकोनॉमिक का अलग, कैसे बैंकिंग का अलग, स्टेट का अलग, इंडेक्स का अलग, सभी चीजों का टॉपिक वाइज इसमें आपको दिया गया। वहीं पे 2500 प्लस, लगभग 2500 से ज्यादा वन लाइनर जीके क्वेश्चन यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया। लगभग कह सकते हैं पिछले 6 महीने का 6100 प्लस क्वेश्चन या से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोच सकते हैं कि इतना इस क्वेश्चन से, ये जो इसमें दिया गया है 6100 प्लस क्वेश्चन, इससे ज्यादा कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर बात करें वहीं आने वाला सबसे बड़ा एग्जाम जो है एसएससी का, सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद से एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। तो इन दो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे तो हमारे इस बुक को बाई कर सकते हैं, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइस इसका ओनली 99 रुपीज़ है, बट आप अपने कैरियर को बनाने के लिए 99 रुपीज़ तो पे कर ही सकते हैं। ना जाने 99 रुपीज़ या 199 की ही बात करें तो आपने कहाँ-कहाँ खर्च कर दिया होगा पता नहीं होगा। बट अगर आपके करियर की बात आती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये 99 रुपीज़ आपको करियर में बहुत आगे लेके जाएगा। तो इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ पे आपको कुछ आउटपुट निकल के आए, जो आपके करियर में आपके लिए हेल्प करे। आपके लिए सबसे अभी पहला मकसद क्या होना चाहिए? अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको मकसद होना चाहिए कि सिलेक्शन मिले, जॉब मिले, जिससे कि आपको बेहतर करियर मिल सके। तो उसके लिए आप बहुत कम प्राइस रखा गया। अगर हम इसको प्राइस जो थोड़ा ज़्यादा भी रखते तो भी ऑलरेडी बुक सेल हो जाता। ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ऑडियंस है जो बाई करती है, लेकिन मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों को भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। यहाँ से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर। हमारी क्लासेस तो चलती ही चलती है, साथ ही इस बुक से आप रिविज़न भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप हमारा जो मंथली करंट अफेयर का मैगज़ीन आता है वो भी बाई कर सकते हैं। ये वो उन लोगों के लिए है जो मंथली करंट अफेयर का बुक होता है, जिन दोस्तों को वीडियो से या फिर पीडीएफ वगैरह से याद नहीं होता, वो चाहे तो इस बुक से बाय करके रिवीजन कर सकते हैं। उसमें भी टॉपिक वाइज, डेट वाइज सब कुछ दिया होता है, ठीक है। जो भी बुक बाय करना चाहे आप, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट करें, आपको मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपना 5वां प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रूसोमा गांव में जनवरी 2023 में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया गया है? किस राज्य के रूसोमा गांव में जनवरी 2023 में वार्षिक फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल आप सिंपल सा याद रखिए कि ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ठीक। ऑप्शन ए है नागालैंड है, नागालैंड। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है कौन सा है पता है आपको? अभी 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 जो पेपर हुआ था ना दोस्तों, अभी कौन सा हुआ चल रहा है, अभी चल भी रहा है एसएससी जीडी का, उसमें ये पूछा गया है कि नागालैंड की कैपिटल बताइए कौन सा है। तो कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है और कोहिमा जिला भी है, तो जिला के रूसोमा गांव में कोहिमा कोहिमा जिला के रूसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा ऑरेंज जो होता है कहाँ पे होता है, किस स्टेट में होता है? तो नागालैंड में ही होता है, इसी वजह से वहां पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड के जो सीएम है दोस्तों कौन है? एन रियो। नागालैंड के सीईओ हैं, सॉरी
सीएम है, सीईओ नहीं सीएम है। नागालैंड के सीएम कौन है? एन रियो। नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया गया। याद रखना संस्करण कौन सा है? ये 3rd नंबर का है। इससे पहले 22 में दूसरा था और 21 में पहला था। तो तीसरा संस्करण मनाया गया है 2023 में ऑरेंज फेस्टिवल का। कहाँ पे? नागालैंड में। कौन सा जिला में? तो कोहिमा जिला में। कौन से गाँव में? तो रुसोमा गाँव में। ये सारी चीजें याद रखना। महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और कोहिमा स्मार्ट सिटी विभाग द्वारा किया जा रहा है। संतरा उत्पादकों की कड़ी मेहनत को उजागर करने और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बाजार से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। और इस फेस्टिवल का यही मकसद है कि जो संतरे को उत्पादक की कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके संतरे को उत्पाद कर रहे हैं, उत्पाद उसके जो अच्छी उपज हो सके और लोगों तक पहुंचा सके, मार्केट तक, इसी के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा गया था। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? एनेरियो नेफ्यूरियो। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही जगदीश मुखी किस राज्य के राज्यपाल हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑलरेडी मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, अपनी ओवर द क्लासेस कई बार बता चुका हूँ। तो आप मुझे बताइए जगदीश मुखी और किस राज्य के राज्यपाल हैं? 6 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईएम ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? किस आईआईएम ने? आईआईएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम का फुल फॉर्म होता है। तो किस आईआईएम ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आईआईएम लखनऊ, ऑप्शन बी है आईआईएम बेंगलोर, ऑप्शन सी है आईआईएम अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी है आईआईएम इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आईआईएम अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने भरत भास्कर को आईआईएम ए फॉर अहमदाबाद, आईआईएम और ए लग गया मतलब अहमदाबाद लग गया, एल लग गया मतलब लखनऊ लग गया, आई लगा दिया इंदौर हो गया। तो आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है। उन्हें 1 मार्च 2023 से 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। भरत भास्कर को 5 साल की अवधि या ड्यूरेशन के लिए आईआईएम अहमदाबाद का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भरत भास्कर वर्तमान में आईआईएम लखनऊ में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आईआईएम अहमदाबाद के मौजूदा निदेशक एरोल डिसूजा का कार्यकाल 31 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक हैं एरोल डिसूजा, इनका जो कार्यकाल है या फिर कह सकते हैं इनका जो ड्यूरेशन था वो 31 जनवरी 2023 को एंड हो जाएगा। इसके बाद से ये पद खाली हो जाएगा और तब तक के लिए, और ये जो है भरत भास्कर ये 1 मार्च से शुरू करेंगे। तो पूरे फेब के लिए, पूरे फरवरी मंथ के लिए प्रोफेसर अरिंदम बनर्जी को 1 से 28 फरवरी तक अतिरिक्त कह सकते हैं या फिर प्रभारी निदेशक के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2022 में जैविक कृषि क्षेत्र में अधिकतम विस्तार वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से एक के रूप में उभरा है? 2022 में जैविक कृषि के क्षेत्र में अधिकतम विस्तार यानी कि बढ़ाया है। जैविक कृषि के क्षेत्र जो है उसका जो दायरा है, सर्कल है, उसको बढ़ाया है। उनमें से बढ़ाने में कौन सा देश है जो देश उसमें ऑलरेडी जो 2 तो पहले से, लेकिन तीसरा बढ़ाने के क्षेत्र में तीसरे नंबर पे निकल करके आया है या फिर उभर करके आया है? कौन सा देश है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है उरुग्वे, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चाइना। तो राइट जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। भारत जो है दोस्तों जैविक कृषि के क्षेत्र में अधिकतम विस्तार वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से एक यानी कि 3rd नंबर पर में उभर करके आया है। अगर बात करें अर्जेंटीना, ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, तो ये जो है 1st नंबर पे है। जैविक कृषि क्षेत्र को विस्तार के मामले में सबसे पहले नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। दूसरे नंबर पे कौन है? उरुग्वे है। जैविक कृषि के क्षेत्र में अधिकतम विस्तार के मामले में दूसरे नंबर पे उरुग्वे है और तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। तो अपना प्यारा भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत 2022 में जैविक कृषि क्षेत्र के अधिकतम विस्तार वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक के रूप में उभरा है, सॉरी शीर्ष 3 देशों में से।
अर्जेंटीना पहले नंबर पे और उरुग्वे दूसरे स्थान पर है किसमें, जैविक कृषि क्षेत्र के विस्तार करने में के मामले में। सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया है, यानी कि सबसे ज्यादा जैविक कृषि किस क्षेत्रों में किसने किया है, अर्जेंटीना ने किया है, उसके बाद से उरुग्वे ने किया है, फिर भारत का नंबर आता है। जैविक खेती के तहत दुनिया की कुल 74.9 mH मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 35.7 मिलियन हेक्टेयर है। जैविक खेती दुनिया में सबसे ज्यादा टोटल कितना होता है, 74.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। उसमें से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। कितना होता है, तो 35.7 मिलियन हेक्टेयर में होता है, जबकि भारत में 2.8 मिलियन हेक्टेयर ही होता है बस। लेकिन फिर भी ये थर्ड नंबर पे है अपने विस्तार करने में जैविक कृषि के क्षेत्र में। इसके विपरीत दुनिया के कुल 34 लाख जैविक उत्पादकों में से 16 लाख किसान भारत में हैं। जिसके विपरीत यहाँ दुनिया के कुल टोटल 34 लाख जैविक उत्पादकों में से 16 लाख किसान भारत में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के लिए किसे लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के लिए किसे लॉन्च किया है। who has recently been launched by central government to digitize the universal immunization program। ऑप्शन ए है आई विन, ऑप्शन बी है वी विन और ऑप्शन सी है यू विन, ऑप्शन डी है ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटाइज करने के लिए किसे लॉन्च किया है, यू विन को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार या भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटाइज करने के लिए यू विन को लॉन्च किया है। कोविन की मंच की सफलता के बाद सरकार ने इसे बाकी टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए अपनाया है। इसे प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में लॉन्च किया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड पर लॉन्च किया गया है। जब इसकी सक्सेस हो जाएगी, इसका अच्छे तरीके से ये काम कर जाएगा, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल के लिए सभी राज्यों के लिए दो डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है और सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज के 2 डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। मंच प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रत्येक नवजात शिशु की पंजीकरण और टीकाकरण करेगा। जितने भी गर्भवती महिलाएं होगी और जितने भी नवजात शिशु होगी उसका पंजीकरण और टीकाकरण कराया जाएगा इसी के थ्रू। यह टीकाकरण सेवाओं के सूचना का एकल स्रोत बनेगा और यह जो टीकाकरण होगा वो किसी भी चीज के सूचना इंफॉर्मेशन के लिए एकमात्र स्रोत बनेगा। इसके थ्रू प्राप्त किया जा सकता है किसी भी तरह की सूचना अगर आपको जानना हो तो। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कार्ड देने वाले प्लेटफॉर्म स्वाइप अप को लॉन्च किया है। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कार्ड देने वाले प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, स्वाइप अप। तो स्वाइप अप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन बी है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑप्शन डी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो राइट जो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर बात करें वहीं फिर जयपुर राजस्थान में आएगा और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है बता सकते हैं क्या कोई भी दोस्त, एक बार कमेंट करके बताना जरा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वाइप अप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म अन्य बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने कार्ड को एयू क्रेडिट कार्ड में से किसी एक में अपग्रेड करने का अवसर प्रदान करेगा। बैंक ने 2 से 3 सेकंड के भीतर ग्राहकों के मौजूदा क्रेडिट कार्ड की तुलना करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। बैंक ने 2 से बहुत कम टाइम यानी 2 से 3 सेकंड के अंदर ग्राहकों के मौजूदा क्रेडिट कार्ड की तुलना आपके अभी वर्तमान में जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड की जो भी एलिजिबिलिटी है या फिर कह सकते हैं कि उसका जो भी
टर्म एंड कंडीशन है या फिर उसका जो भी बेनिफिट है, आप लिमिट जो है आपके क्रेडिट कार्ड की कितनी है, उन सभी चीज़ों को फटाक से बता देगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर बताने के लिए भी इसने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसके बाद कुछ ही मिनटों में क्रेडिट लिमिट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट आदि को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप किसी मान के चलिए अभी आप एसबीआई में हैं और आपकी क्रेडिट लिमिट जो है 50,000 की है, तो इस बैंक के थ्रू अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इमीडिएट जो है इसको जुड़ने के लिए भी आप एलिजिबल है इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकॉर्डिंग, वो उसमें आपको 50,000 से अपग्रेड कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप चाहें कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से आप अगर चाहते हैं कि आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लॉन्च किया गया है, बेनिफिट आपको मिल सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। और इसके जो सीईओ हैं संजय अग्रवाल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ हैं। 10वां प्रश्न क्या है? हाल ही में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है पटना। तो कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ एक यूटी भी है, पता है ना आपको। और इसके जो प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के सीएम गवर्नर भी है, बनवारी लाल पुरोहित, और ये पंजाब के गवर्नर भी हैं। तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया। परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में इसके प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया है। ठीक है, संयंत्र की क्षमता 2000 किलो केडब्ल्यूपी किलोवाट है और इसे 11.70 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया। टोटल इसमें कितना कॉस्टिंग आया है? 11.70 करोड़ रुपए। उन्होंने चंडीगढ़ में धनास झील के ऊपर स्थापित 500 केडब्ल्यूपी के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया है। कौन सा झील? याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि धनास झील कहाँ पे स्थित है, तो चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। धनास झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। परियोजना को क्रेस्ट, इसका फुल फॉर्म है चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी द्वारा डिजाइन किया गया है। परियोजना को क्रेस्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है और क्रेस्ट का जो फुल फॉर्म है क्या है? चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 टीम बन गई? हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग को जारी किया है। इस रैंकिंग में ओडीआई यानी कि वनडे रैंकिंग में कौन सी टीम जो है नंबर 1 स्पॉट पर आ चुकी है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है दोस्तों ओडीआई रैंकिंग, आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग है उसमें टॉप पर आ चुकी है। बात करें सेकंड स्पॉट पे कौन है, सेकंड दूसरे स्थान पर कौन है, तो इंग्लैंड जो है दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। वहीं पे न्यूजीलैंड ऑप्शन ए है कि न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड जो है फोर्थ पे है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मैच चल रहा था, उसमें इंडिया ने जीत दर्ज किया। इस जीत से फायदा हुआ कि इंडिया जो है नंबर 1 रैंक पे आ गई और न्यूजीलैंड को इस जीत से ये नुकसान हुआ कि ये नंबर 4 पे पहुंच गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज जीतने के बाद भारत जो है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बन चुकी है और भारत ने ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा करने के लिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को पीछे छोड़ दिया। दूसरा स्थान इंग्लैंड पे है, तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया की है, चौथा स्थान न्यूजीलैंड की है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ अलारडाइस है, अभी अभी बताया था शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में। आईसीसी का जो अध्यक्ष है कौन है? ग्रे बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष है। 12th नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे अमूल ब्रांड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे अमूल ब्रांड का अध्यक्ष, अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि अमूल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
तब से ये पद जो है खाली है, लेकिन अब जाके इस पद की नियुक्ति हो चुकी है। तो आपको बताना है कि अमूल ब्रांड का जो अध्यक्ष है वो कौन है, किसे नियुक्त किया? गौरव द्विवेदी को किया गया, संतोष पटेल को किया गया है, श्यामल भाई बी पटेल को किया गया है, और ऑप्शन डी है प्रशांत कुमार। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामल भाई बी पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमूल ब्रांड का नया अध्यक्ष श्यामल भाई बी पटेल को नियुक्त किया गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादकों का विपणन करता है, ने श्यामल भाई बी पटेल को अपना अध्यक्ष और वालमजी भाई बालको को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। सालम अगर बात करें, शालम भाई बी पटेल अध्यक्ष होंगे और वालमजी भाई बाल को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शालम भाई बी पटेल साबरकंठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ और साबर डेयरी के अध्यक्ष हैं। डिप्टी कलेक्टर आनंद द्वारा कराए गए चुनाव के बाद यह घोषणा की गई। डिप्टी कलेक्टर कौन है? आनंद वहां के हैं और इनके द्वारा चुनाव कराया गया था, इसके बाद इसकी घोषणा की गई थी। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की अध्यक्षता की है। तो आपसे पूछ रहा है कि यह जो कमेटी का आयोजन किया गया था, कौन सी बैठक आयोजन, यानी इस बैठक का एडिशन पूछ रहा है आपसे, संस्करण पूछ रहा है। 12वां एडिशन हुआ था, 10th एडिशन हुआ था, 15th हुआ था या फिर 13th हुआ था? तो राइट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं। नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, बैठक जनवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कमेटी ने लंबित पर्यावरण मंजूरी, भूमि अनुमोदन एंड उसके साथ फंड रिलीज आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लंबित पर्यावरण मंजूरी को, भूमि अनुमोदन पर, फिर फंड रिलीज, इन सभी बातों पर मैं यहाँ पे इस कमेटी में जो बैठक हुई थी कमेटी की, उसमें चर्चा की गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का गठन 2009 में हुआ था। कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना पर सरकार के फैसलों को गति देना इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिग में से पहला शुरू किया और अपने उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग शुरू की है? ऑप्शन ए है मिस्र है, ऑप्शन बी है जापान, और ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा। युगांडा ने अपने 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिग में से पहला शुरू किया है और अपने पहले उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग शुरू की है। मिस्र अगर ऑप्शन में दिया है तो मिस्र से याद रखना, 26 जनवरी पर जो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे मिस्र के प्रेसिडेंट आए थे, अल सीसी उनका नाम था, अल सीसी उनका नाम था। युगांडा ने जनवरी 2023 में अपने 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिग में से पहला शुरू किया और अपने उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग भी शुरू किया। युगांडा में सहारन रेगिस्तान में सबसे बड़ा तेल भंडार है। युगांडा के जो सहारन रेगिस्तान है उसमें सबसे बड़ा तेल का भंडार है। 20 साल पहले युगांडा में तेल की खोज हुई थी, लेकिन धन की कमी के कारण उत्पादन में देरी हुई। 20 साल पहले जो है दोस्तों युगांडा में तेल की खोज हो चुकी थी कि यहाँ पे युगांडा में काफी सारे मात्रा में तेल है, बट वहाँ पे पैसे की कमी थी, युगांडा में पैसे की कमी थी, दिक्कत थी। इस वजह से अब तक उसकी जो खुदाई थी या उत्पादन था वो शुरू नहीं हुआ था, बट अब जा करके युगांडा में तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। युगांडा ने चीन की मदद से अब अल्बर्ट झील में अपना पहला तेल क्षेत्र शुरू किया। युगांडा ने किसकी मदद से? चीन की मदद से। चीन ने युगांडा को कुछ पैसे दिए होंगे कर्ज के रूप में, और उसकी मदद से युगांडा जो है कौन सा झील है? अल्बर्ट झील, याद रखना, पूछा जा सकता है, संबंधित करंट अफेयर है, बट ये क्वेश्चन आ जाएगा फिर स्टैटिक में। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि हमारी जो क्लास होती है उसमें करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाता है। तो युगांडा के कौन से झील? अल्बर्ट झील में अपना पहला तेल क्षेत्र शुरू किया। युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला है, और ये कंपाला जो है युगांडा की सबसे बड़ा शहर भी है। कैपिटल सिटी होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा शहर भी है। युगांडा की कैपिटल कंपाला हो जाएगा। और मुद्रा क्या है? युगांडा शिलिंग, UGX, युगांडा शिलिंग यहाँ की मुद्रा है युगांडा की। ठीक है,
तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। और साथ ही जाते-जाते बता दें आपको, आप हमारी करंट अफेयर मैगज़ीन की जो बुक आती है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। रिवीजन वगैरह करने के लिए अच्छा रहेगा, आपको टॉपिक वाइज़ वगैरह दिया है इसमें, डेट वाइज़ के साथ में टॉपिक वाइज़ भी दिया गया है। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।